हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कुक आइलैंड्स को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो हमारे बजट को लेकर के है। 1 फरवरी 2022 को हमारा बजट रिप्रेजेंट किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब बजट को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे इंडिया में जो लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुई है। लोगों की जो जॉब है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है। जो पुअर पर्सन है, और अभी हमने एक सर्वे भी देखा था कि पुअर और जो रिच पर्सन है उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ICE 360 सर्वे पब्लिश हुआ था। इसके बेसिस पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बोल रही हैं कि हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन इसका आंसर देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए कि प्रेजेंट टाइम में बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, जितना हम खर्च करने की बात कर रहे हैं, वो 2013-14 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी जो उस टाइम खर्च करती थी उससे 4 गुना हम प्रेजेंट टाइम में कैपिटल स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और भी अदर सेक्टर्स जहां पर काफ़ी ज़्यादा लैक करती थी उस टाइम की गवर्नमेंट, उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर हम यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही व्यू करें तो देखो IIT दिल्ली ने एक नया एक तरीके का इनोवेशन स्टार्ट किया था कि हम ओवरसीज अपने जो कैंपस हैं उनको स्टार्ट करें ताकि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं उनको भी हम बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकें। इसके अलावा जो भी ओवरसीज़ कैंपस को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और बहुत सारे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सभी में हम अपने आप को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे पाएंगे। तो इसी को लेकर के सेंटर ने 16 मेंबर कमेटी बनाई है। इस 16 मेंबर कमेटी में 7 IITs के जो डायरेक्टर हैं वो शामिल हैं, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं वो शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इन सभी के जो भी हेड हैं वो इसमें शामिल हैं। उन मिलकर के वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम ओवरसीज कैंपस जो है उनको इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है वेटलैंड डे को लेकर के। हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मतलब रामसर कन्वेंशन के अंडर वर्ल्ड इंटरनेशनल वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिया में जो वेटलैंड डे है वो सेलिब्रेट किया गया गुड़गांव का जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वहाँ पर। और इसमें हमारे इंडिया में टू न्यू रामसर साइट भी डिक्लेयर की गई, जिसमें एक तो है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और एक है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ में ही इंडिया में 49 वेटलैंड साइट हो गई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट। तो कल एक क्वेश्चन था कि हम अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, रामसर साइट को लेकर के 2 साइट हो गई और टोटल मिलाकर के इंडिया में 49 हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा। तो इसी तरीके के न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको दिखते हैं उन्हीं को सिर्फ आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करना है। और इस तरीके से एक टाइम के बाद में जब आप देखोगे तो काफ़ी थिक रजिस्टर आपका बन जाएगा। आपके पास में बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स होंगे जिनका यूज़ आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वहाँ पर उसका आंसर सोल्व करने में उन सारे फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हो। बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपकी जो कंसेप्शन है, आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने रजिस्टर, अपने जो नोट्स हैं उनको आप बनाएं न्यूज़पेपर से। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे न्यूज़पेपर को आपको राइट डाउन कर देना है, सिर्फ आपको फोकस करना है फैक्ट्स के ऊपर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर में है देखो बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो उन चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। जैसे पिगेसस स्पाईवेयर इस टाइम चल रहा है तो पिगेसस स्पाईवेयर, NSO, इजराइल, इस तरीके से आप लिख लो। इसके अलावा जो रविंद्रम कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो कमेटी लिख लो। इस तरीके से आप 1-2 लाइन में किसी भी आर्टिकल को, किसी भी टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो। ओके,
तो ये रामसर साइट से रिलेटेड अब बात आती है रामसर कन्वेंशन की। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में जो हमारी वेटलैंड साइट है, वेटलैंड एरिया जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन की गई थी। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है इस कन्वेंशन की। पूरे वर्ल्ड में एक इकोसिस्टम को टारगेट करती हुई केवल एकमात्र रामसर कन्वेंशन ही ऐसी कन्वेंशन है जो केवल एक इकोसिस्टम को टारगेट करती है, और वो करती है वेटलैंड इकोसिस्टम को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइम के साथ में 1900 के बाद में अगर हम देखें तो रामसर एरिया जो है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि वेटलैंड एरिया जो है, रामसर तो ईरान का शहर है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। वेटलैंड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, तो उस वेटलैंड एरिया को कंजर्व करने के लिए ये जो कन्वेंशन है वो की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज पर फर्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो मालदीव हमारे इंडिया का रीजनल एरिया में नेबर कंट्री है। अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की पार्लियामेंट का आप नेम जानते हो, क्या नाम है वहाँ का नेम है मजलिस। वहाँ की पार्लियामेंट का यहाँ देखिए, यहाँ देखो मजलिस जो है वो कंट्री की जो पार्लियामेंट है वहाँ की, मालदीव की, उसका नेम है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 2 जो है वहाँ पर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन की भी बात की गई है कि वहाँ पर किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर है और इंडिया में किस तरीके से अलग है। तो हमें ध्यान होना चाहिए, मालदीव हमारा नेबर कंट्री है, तो वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी पूछ लेंगे कि हमारे पार्लियामेंट का नेम दे देंगे, उनका दे देंगे, मैच करवा लेंगे। ओके, तो जो भी हमारे कंट्रीज़, जैसे संसद हमारे यहाँ पर है, इंडिया में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ऐसे ही यूएसए में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, ऐसे ही जो मालदीव है वहाँ पर क्या बोलते हैं, मजलिस बोलते हैं। अब इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल में इशू क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसका नेम अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी पावर में है, एमडीपी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, रूलिंग पार्टी है इंडियन ओशियन एटोल नेशन की। प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की जो पार्लियामेंट एक लॉ लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लॉ में ये है कि अगर कोई भी पर्सन वहाँ का प्रोटेस्ट करेगा किसी कंट्री से रिलेटेड, मान लो अभी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया को लेकर के, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन चला रखा है वहाँ पर लोगों ने, तो इसलिए वो एक ऐसा लॉ ला रहे हैं कि अगर यहाँ वहाँ के लोग, मालदीव के लोग अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनके ऊपर पनिशमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये जो राइटर है, आर्टिकल जो है वो इससे रिलेटेड है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में जो पावर में जो पार्टी है उसका नेम जो है बीच में डेमोक्रेटिक आता है। यहाँ पर ये इस तरीके का इशू हो गया कि अगर आप डेमोक्रेटिक आपका नाम है, आपकी पार्टी का नेम भी डेमोक्रेटिक आता है उसमें, और फिर भी आप एक ऑटोक्रेसी लाने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको आप क्या करने की, कर्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो राइटर का ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में कुछ ऐसी डिस्कशन करना चाहिए, उनको प्रॉब्लम जो है वो उनकी सुननी चाहिए, उनको उनका आंसर देना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि इस तरीके के इशू क्रिएट ना हो। अब ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि अगर हम देखें तो मालदीव में इंडिया की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर साली जो 2017 में, मिस्टर सोली जो हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने 2017 में, उन्होंने नई पॉलिसी अपनाई, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। उससे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे मिस्टर यामीन, उनकी पॉलिसी थी चाइना फर्स्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर अभी जो है, जो पहले के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि वो वहाँ के लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक टाइम के बाद में मालदीव के ऊपर आकर के कैप्चर कर लेगा मालदीव को, मालदीव में बहुत सारे प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, मालदीव को अपने अंडर कर लेगा, इस तरीके का इशू क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है मालदीव में। कारण क्या है कि जो चाइना है वो इसी तरीके की पॉलिसी को फॉलो करता है, और इंडिया ये चाहता है कि हमारे रीजनल एरिया में जो भी आइलैंड कंट्री है उनके ऊपर चाइना का पावर ना हो रही। इसलिए इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो भी रीजनल एरिया में कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशंस को बेहतरीन हम बना सकें। इसी के तहत इंडिया जो है वो माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चला रहा है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू ये है कि देखो वहाँ की जो पार्टी है वो तो इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट भी रेगुलर चलेगा अगर ऐसे इसी तरीके से आपने कर्व करने की कोशिश की तो। लेकिन हमारे वहाँ पर लगभग इंडिया के 30,000 लोग ऐसे हैं इंडियंस जो है वो वहाँ पर वर्क करते हैं, उनके लिए एक इशू क्रिएट हो जाएगा। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ कड़वाहट आएगी। इसलिए गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना चाहिए कि नेगोशिएशंस के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि इंडिया जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, उनमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ना कि चुपचाप करके नेगोशिएशंस कर लिए, एग्रीमेंट एस्टेब्लिश कर लिए। और अवेयरनेस जब आप क्रिएट करोगे तो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं वो नहीं क्रिएट होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रीजनल एरिया में, क्योंकि इसको देख करके इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट, और इंडिया इन्वॉल्व है इस चीज़ में, तो इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके लिए ये मालदीव के जो बायलैटरल रिलेशन जो है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एडिटोरियल पेज पर आज जो हमारा अभी बजट रिप्रेजेंट किया गया उसी के बारे में बताया गया है। ये जो आर्टिकल है उसमें हमारे बजट के बारे में ये बातें बताई गई हैं। एन.के. सिंह इसके राइटर हैं और एन.के. सिंह ने ये एन.के. सिंह कौन है आपको प्रेजेंट टाइम में पता होगा, जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है उसके राइटर हैं एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह ने इस आर्टिकल में एक बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम का ये जो बजट है इसने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर दिया। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ प्रेशर की ज़रूरत थी, इसके अलावा कंटिन्यूटी बनाने के लिए भी हमें मनी की और रेवेन्यू की ज़रूरत थी। तो उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। बजट में एक तरीके से बैलेंस कोऑपरेशन के थ्रू करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पर, आइडिया पेज पर। यहाँ पर तो हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो भी बजट से रिलेटेड है और इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को स्टार्ट किया कि जो 25 ईयर्स हैं, 25 ईयर्स के बाद में इंडिया जो है वो 100 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लेगा इंडिपेंडेंस की। मतलब इंडिया जो है 100 ईयर्स जब कंप्लीट करे तो इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया रहे कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंट रह सके। और इसी 25 ईयर्स के टारगेट को इस बजट में बोला गया है अमृतकाल। राइटर का ये बोलना है कि आपने अमृतकाल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही जिसके बेसिस पर लग सके कि 25 ईयर्स के बाद में इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सामने आने वाला है। आपने इस तरीके की कुछ बीज बोने की कोशिश ही नहीं की है ताकि 25 ईयर्स के बाद में वो ट्री बन करके सामने आ सके। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला कि कोविड के टाइम में बहुत सारे इफेक्ट आपने देखे, टूरिज्म सेक्टर एक तरीके से बंद रहा। दूसरी बात करें जो हमारे लेबरर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ, लोगों की जॉब चली गई, इनकम में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीएम किसान की उन्होंने बात की। इस स्कीम के तहत आप 6,000 रुपये मंथ ईयरली देने की कोशिश करते हो 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब मंथ के आप दे रहे हो 500 रुपीज़। इससे आपको लगता है कि जो फार्मर्स के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, राइटर का ये बोलना है। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर ये जो बजट है इसमें जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस चला था, जो लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम चली थी, फार्मर्स का इशू चला था, उसको लेकर के भी, उसको सॉल्व करने की भी यहाँ पर कोई भी कोशिश नहीं की गई है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दी हैं इस बजट में जिसके बेसिस पर हमें ये लग सके कि जो भी फार्मर्स का इशू चला था उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। दूसरी यहाँ पर बात की गई है कि जो हमारी जो अदर सेक्टर है कि हमने बात की, हमने टारगेट लिया था कि फार्मर्स की इनकम को हम डबल करेंगे। अब डबल करने का आपने टारगेट तो ले लिया, लेकिन उस टारगेट को अचीव आप कैसे करोगे ये भी तो आप डिसाइड करो ना। ये भी तो आप बताओ कि किस तरीके से आप वो जो डबल जो आप चीज़ें करने वाले हो, डबल उनकी इनकम करने वाले हो, उसको आप कैसे करोगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात की गई है कि इसमें जो फंड है उनका आप ढंग से यूज ही नहीं कर पा रहे हो। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत सारे इश्यूज हैं। एमएसपी की बात है, वैसे प्रेजेंट टाइम में जो बजट है उसमें हमारे जो राइस और वीट का जो कल्टिवेशन करेंगे उनको लेकर के डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, ऐसी बात की गई है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हमारे फार्मर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो ताकि उनको हम क्या कर सकें, एक तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको भेज सकें। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है
कि मान लो यहाँ से आप राइस और दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हो, वहाँ पर मनी कम है, मान लो उन राइस का, उनका प्राइस कम है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव स्टार्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बताया है। तो राइटर का ये बोलना है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके के इश्यूज को सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लास्ट ईयर हमने देखा कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट चला, प्रेजेंट टाइम में जो यूथ है वो अपनी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एजिटेशन पे आ गए हैं, विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हालांकि जो बजट है उसमें बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम फोकस करेंगे, जितना कैपिटल स्पेंडिंग हम करेंगे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी। अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए आपको कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर भी बजट से रिलेटेड है। जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो बजट है इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की बात नहीं की गई। अगर हम बात करें तो इस बजट में जो पुअर हैं उनको इग्नोर करने की बात की गई है। यहाँ पर बजट में बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हम टोटल खर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है, जो डिमांड है, एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो 2021-22 में 37.70 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, 2022-23 में 39.45 लाख करोड़, मतलब थोड़ा सा 1.75 लाख करोड़ ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना उससे भी कम इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। मतलब पिछले साल के बजट में अब के साल के बजट में जो इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1.75 लाख करोड़ का, जो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। दूसरा यहाँ पर बात की गई है मनरेगा स्कीम की, कि मनरेगा स्कीम जो है जिसने कोविड के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इस बार हमने दिए हैं 73,000 रुपये करोड़, लास्ट बार दिए थे 98,000 करोड़, और अगर 2020-21 में अगर हम देखें तो 1,11,000 करोड़। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो मनरेगा स्कीम, जिसमें प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स के वेजेस जो हैं वो भी रुके हुए हैं क्योंकि फंड ही नहीं था, और फिर आपने कम से कम अलॉट किया है, और मनरेगा स्कीम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो एक तरीके से ये जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये सारे इशू ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुअर लोग, हमने बहुत सारे रिसर्च और सर्वे देखे हैं जिसमें ये देखा है कि जो पुअर पर्सन है उनकी जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। अब उसको आप इंक्रीज़ कैसे करोगे? आप उनके लिए तो जो भी सेक्टर है उनके ऊपर आपने ज़्यादा कुछ फोकस ही नहीं किया, और फोकस ही नहीं किया तो उन लोगों की जो इंक्रीज़ है वो कैसे होगी? ना आपने हेल्थ के सेक्टर में कुछ ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो पुअर लोग हैं उनको ईजीली जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेल हो सके और उनके जो इश्यूज हैं वो सोल्व हो सके। यहाँ पर आर्टिकल में राइटर का यही बोलना है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, ये जो भी पुअर पर्सन है या हमारी सोशल सेक्टर जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था, ताकि जो इश्यूज हैं वो सोल्व हो सकते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक्सप्लेन्ड पेज पर। एक्सप्लेन्ड पेज से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पेज नंबर 12 पर अभी चाइना में विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, और उन्होंने गालवान वैली के जो सोल्जर हैं उनको एज विंटर ओलंपिक टॉर्च बियरर के रूप में सामने रखा है। ये चीज़ शो करती है कि चाइना जो है वो गालवान वैली के इशू को भुला ना करके इसको एक तरीके से लाइमलाइट में हमेशा इसको रखना चाहता है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन्ड पेज पर है। यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल की हम बात करें तो इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को लेकर के है। 1992 में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया और इजराइल के वो स्टार्ट हुए थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो वैसे तो 1950 में ही इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल कंट्री को, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो लगभग 4 डेकेड के बाद में 1992 में इस्टेब्लिश हुई। प्रेजेंट टाइम में इशू एक और भी देखने को मिल रहा है इंडिया और इजराइल को अगर हम देखें तो यहाँ पर पिगेसस स्पाईवेयर का इशू देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट ये आई है सामने कि 2017 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल की विजिट पर गए थे तो वहाँ पर एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, और उसी डिफेंस एग्रीमेंट का पार्ट है, उसी डिफेंस एग्रीमेंट उसी पैकेज का पार्ट था ये पिगेसस स्पाईवेयर। हालांकि जो इजराइल की NSO कंपनी है उस कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि देखो हम किसी भी कंट्री को जो लाइसेंस देते हैं, सिर्फ हमने गवर्नमेंट्स को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है उनको इसका लाइसेंस दिया है, और सिर्फ
जो कंट्री है वो इसका यूज़ कर सकें अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, इसलिए हम क्या देते हैं, इसको पावर देते हैं। और ये सब कुछ हमने अप्रूवल लिया था इजराइल की गवर्नमेंट की जो डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्रोल एजेंसी है उससे अप्रूवल लेकर ही हम किसी दूसरी कंट्री को ये स्पाईवेयर हम सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो काफ़ी सही है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम देखें तो देखो 1950 के बाद में जब इंडिया ने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया इजराइल को, लेकिन फिर भी हमें 4 डेकेड लग गए। इसका कारण ये था कि गल्फ़ एरिया में कुछ वॉर देखने को मिला। वेस्ट एशिया में जो इक्वेशंस हैं वो टाइम के साथ में चेंज हो रही थी। अरब जो सपोर्ट कर रहा था फ़िलिस्तीन को, क्योंकि वहाँ पर कुछ और इशू देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा 1991 में जिस डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो इंडिया को अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ज़रूरत पड़ी किसी अदर कंट्री की। और तब इंडिया को लगा कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर हर एरिया में मुझे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने इसराइल के ऊपर फोकस किया। इस तरीके से इसराइल के बीच में और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतरीन बनी। अब यहाँ पर बता रखा है कि कैसे प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ की विजिट पर गए, फिर एल के अडवाणी गई फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर। उसके बाद में अगर हम देखें तो फॉरेन मिनिस्टर में जसवंत सिंह वहाँ की विज़िट पर गई। एरियल सारोन जो हैं वो इजराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जो इंडिया की विज़िट पर आए थे। इसी तरह रेगुलर हमारे बीच में ये चीज़ें चलती रही। लेकिन इंडिया और फ़िलिस्तीन कोज़ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ कम्प्लीटली फॉलो करता है, सपोर्ट करता है इसराइल को, वो फ़िलिस्तीन को भी सपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ में भी अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है। 1975 में इंडिया ने PLO को, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑफिस दिल्ली में खोलने की परमिशन दी। डिप्लोमेटिक स्टेटस जो है वो 5 साल बाद में हमने लगभग 1982 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किए। 1988 में PLO जो है डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ फिलिस्तीन विजिट्स कैपिटल इन ईस्ट जेरूसलम। इंडिया ग्रांटेड रिकॉग्निशन इमीडिएटली। ओके, और यहाँ पर मतलब इंडिया जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ में भी रिलेशन मेंटेन करता है और उधर इजराइल के साथ में भी रिलेशन मेंटेन करता है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशन खोल दिया तेल अवीव में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया गाजा में। लेकिन जैसे ही जो 2 पार्ट में बट गया फ़िलिस्तीन मूवमेंट, हमास में और PLO में, तब उन्होंने रामल्ला में अपने ऑफिस को सेंड कर दिया। अब यहाँ पर बात बताई गई है, देखो कि किस तरीके से वहाँ पर इशू है, इंडिया की पॉलिसी किस तरीके से चेंज हो रही है। इंडिया इजराइल के ऊपर डिपेंड भी करता है, उनके साथ रिलेशन भी बेहतरीन है, लेकिन कम्प्लीटली उनको फॉलो नहीं करता। UNSC में, यूनाइटेड नेशन में जब भी इस तरीके की कुछ वोटिंग होती है तो इंडिया ने विरोध भी किया है इजराइल की पॉलिसीज़ का, और फ़िलिस्तीन के साथ में भी खड़ा हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को भी इंडिया ने फॉलो किया है। तो इस तरीके से ये इंडिया और इजराइल के रिलेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इंडिया और इजराइल दोनों के लिए, और जो फ़िलिस्तीन है उसके लिए भी। UNSC में दूसरी एक डिसअपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया ने कई बार इजराइल के ख़िलाफ़ भी UNSC में वोट किया है, लेकिन इससे इंडिया और इजराइल के जो पर्सनल रिलेशन है वो कभी भी ख़राब नहीं हुए, उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट इसका देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आसाम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इशू को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है, पिछले महीने आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के काउंटर पार्ट पेमा खांडू से मिले परमानेंट सॉल्यूशन का बात करने के लिए कि हमारे बीच में जो भी बॉर्डर इशू है उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन है क्या इशू क्या है दोनों के बीच में। देखो, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है वो शुरुआत में किसका हिस्सा था, आसाम वाले एरिया का हिस्सा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 800 किलोमीटर जो बाउंड्री है वो आसाम के साथ में शेयर करता है। इसमें सबसे बड़ा इशू है इनर लाइन परमिट जो ब्रिटिश एरा के टाइम में डिक्लेयर की गई थी 1873 में। उसके बाद में जो प्लेन एरिया और हिल्स एरिया को अलग अलग करके बाद में अलग अलग एरिया डिक्लेयर किया गया, और 1950 में जो हिल एरिया है जो प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टैक्स के रूप में डिक्लेयर किया गया जो प्रेजेंट टाइम में आज अरुणाचल प्रदेश है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टैक्टिस जो है जो बाद में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1954 में बन गया, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसको 1972 में, और 1987 में ये एक स्टेट बन जाता है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर इशू क्या होता है कि कुछ ऐसा एरिया फ्लैट एरिया था जो अरुणाचल प्रदेश में था, लेकिन
यहाँ पर एक कमेटी बनती है बोर्दोलोई कमेटी 1951 में, जो प्लेन एरिया है उस प्लेन एरिया को आसाम में ट्रांसफ़र कर देती है। अब इस चीज़ को जो अरुणाचल प्रदेश वाले लोग हैं वो नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा एरिया था, इसको आपने दे दिया आसाम को। अब इसको लेकर के इशू है। उन्होंने बोला कि ये जो भी डिमार्केशन हुआ था इसको हम नहीं मानते हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ और उस कोर्ट ने एक बाउंड्री कमीशन बनाया 2006 में, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने इसको हेडशिप की। 2014 में इसकी रिकमेंडेशन दी गई कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया जो आसाम में मिलाया गया था बोर्दोलोई कमेटी के अकॉर्डिंग, उसको वापस अरुणाचल प्रदेश को दिया जाए। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर अभी तक ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अभी इशू क्या था, वहाँ पर एक सड़क बन रही थी और उस सड़क को लेकर के वहाँ पर ये इशू क्रिएट हुआ था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। देखो, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, या प्रेजेंट टाइम में जो हमारी रोड एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसको इससे रिलेट करके पूछ लेंगे, ये वाली जो स्कीम है इससे रिलेट करके। फिर बोला जाएगा अरे ये तो स्कीम बहुत पुरानी है। इतनी पुराना भी हमें करंट अफेयर याद करना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो भी करंट अफेयर कहीं ना कहीं न्यूज़ में है, चाहे वो 2 लाइन का ही उसका रिलेटेड स्टेटमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर इशू तो क्या देखने को मिल रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर इशू। लेकिन इशू किसकी वजह से हुआ है? इस रोड के कंस्ट्रक्शन की वजह से। रोड बनाया जा रहा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि गाँवों को जल्द से ज़्यादा सड़कों से जोड़ा जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो लोगों की सिटी तक रीच ईजिली होगी। लोग अपने जो भी प्रोडक्शन है उनको ईजिली, जो बेहतरीन मंडीज़ है वहाँ तक बेच पाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ेगी, और जो भी हमारा टारगेट है फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो वो डबल हम कर पाएंगे। तो इन सभी के लिए हम कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो ये जो रोड स्कीम है वो आपके लिए न्यूज़ में आ गई है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि आसाम की ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, आप मेघालय देख लो, नागालैंड देख लो, मिजोरम देख लो, मणिपुर देख लो, सभी के साथ उनके कोई ना कोई इश्यू चलते रहते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हम चाहते हैं पीस और स्टेबिलिटी भी आए। तो इस इशू को अगर हमें सोल्व करना है तो इस तरीके के जो भी इशूज हैं, जो भी बॉर्डर एरिया इशू हैं, जो भी लैंड एरिया इशू हैं, उन सभी को हमें सोल्व करने की ज़रूरत है। तो वही आज का ये था इंडियन एक्सप्रेस डिस्कशन। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सारे ग्रुप्स में जिनमें आप जुड़े हुए हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।